Hello everyone, this is me Apurva Thakur. Welcome to our YouTube channel Next Exam Toppers Academy. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का 2025 का जीके जीएस का मॉक टेस्ट जो कि एडिक्विटी के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होने वाला है। एज यू ऑल नो कि एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया है। पहले टीसीएस एग्जाम्स कंडक्ट कराता था बट अब एडिक्विटी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है। तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली जीएस की जब हम बात करते हैं। तो पूरे साल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आप लोगों ने। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव हैं इसमें और आपको इसी तरह का पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉक को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G7। देखिए G7 की बात हो रही है कि G7 किस कंट्री ने होस्ट किया इस बार जनवरी 2025 में। तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका होस्ट रहा है कनाडा। कनाडा ने G7 की समिट इस बार होस्ट की थी। और अगर हम बात करें G7 के बारे में, देखिए इसमें 7 कंट्रीज़ हैं टोटल, जो 1975 में बना था अगर हम G7 की बात करते हैं तो। और इस बार इसकी 51st जो है ये समिट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो 2026 की जो होस्ट रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रांस। अब हम देखते हैं कि इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो इसमें कंट्रीज़ हैं 7, यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड जापान। ये 7 कंट्रीज़ हैं गाइस G7 के मेंबर्स। और ये 1975 में बना था, ये आपको याद रखना है। और अगर इस बार की समिट की बात करें तो वो हुई थी कनाडा में। और नेक्स्ट ईयर की अगर हमसे पूछा जाएगा तो वो होगी फ्रांस में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी एडिशनल नॉलेज भी जानने को मिल रही है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस। विच स्पीशीज इज कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल के अंदर कौन सी स्पीशीज आती हैं, मतलब किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो ये है कश्मीरी स्टैग के लिए। प्रोजेक्ट हंगुल यूज़ किया गया है कंजर्व करने के लिए कश्मीरी स्टैग को। ओके, ये अगर हम बात करें तो ये 1970 में स्टार्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर हम प्रोजेक्ट हंगुल की ही बात कर रहे हैं तो साथ में हम प्रोजेक्ट टाइगर की भी बात कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि प्रोजेक्ट टाइगर किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, देखिए जब हम टाइगर की बात करते हैं तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमें लर्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एक्सेप्ट। देखिए इनमें से 3 रिवर्स ऐसी हैं जो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट हैं। हमसे पूछा गया है कौन सी रिवर नहीं है इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट। देखिए रावी है, झेलम है, सतलुज है, बट गोदावरी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। तो आंसर होगा गोदावरी। वी ऑल नो गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। और इंडस रिवर सिस्टम हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में। और इंडस वाटर ट्रीटी भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज़्यादा एग्जाम्स आपको देखने को मिली थी न्यूज़ में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, तो इसके बारे में भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कब साइन की गई थी। तो गाइस देखिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी 19 सितंबर 1960 में। ठीक है, और किस किस के बीच में साइन की गई थी। तो इंडिया की साइड से थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और हमारी साइड से थे नेहरू। इनके बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। अब बात होती है कि इसमें कौन कौन सी रिवर हमें देखने को मिलती हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है जो मैंने आपको बताया। और ये इसमें जो नेगोशिएशन जो हुआ था बीच में वर्ल्ड बैंक के साइड से हुआ था। ठीक है, अब इंडिया और पाकिस्तान इनके बीच में ये 6 रिवर्स हैं, तो 3-3 नदियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे ICJ से हम लर्न करते हैं इंडस, चिनाब एंड झेलम। इनका वाटर पाकिस्तान के लिए और इंडिया यूज़ करेगा रावी, बीज एंड सतलुज को। तो आपको यहाँ पे मैप में देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए इंडस रिवर है, यहाँ पे बीज, सतलुज, चेनाब, झेलम, रावी। हम और अच्छे से समझते हैं इसमें। देखिए ये जो है वेस्टर्न साइड की रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब ये पाकिस्तान के इसमें है। और रावी, बीज एंड सतलुज ये इंडिया की साइड, जो इंडिया इसका पानी यूज़ कर सकता है। हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करते हैं तो हम रिवाइज कर सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ से इसका सोर्स है ना। जैसे ये आपको इंडस रिवर दिख रही है, ये इसका सोर्स यहाँ पे कहाँ पे है, तो ये है बोकार्चू ग्लेशियर, तिब्बत। ये बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि हमसे रिवर का सोर्स पूछा जाता है। जैसे हमने गोदावरी का याद किया, नासिक महाराष्ट्र। ऐसे चिनाब की हम बात करते हैं तो चिनाब रिवर जो है, ये वाली चिनाब रिवर, ये बारालाचा पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। झेलम की हम बात करते हैं तो झेलम कश्मीर वैली से निकलती है, वेरीनाग से। वेरीनाग एक स्प्रिंग है जहाँ से झेलम नदी निकलती है। तो इंडस, झेलम और चेनाब के बारे में हमने जान लिया है।
अब हम बात करते हैं जो इंडियन वाली रिवर्स हैं जिनका पानी इंडिया में यूज़ करते हैं हम, रावी, बीज एंड सतलुज। देखिए रावी और बीज जो है ये रोहतांग पास से निकलती हैं, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। और जब हम सतलुज की बात करते हैं तो सतलुज निकलती है मानसरोवर लेक से, ये तिब्बत के पास। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा इंडस वाटर सिस्टम, जो हमारी ट्रीटी थी 1960 की, और इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैंगो शॉवर्स? मैंगो शॉवर्स का टर्म का क्या मतलब होता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्री मॉनसून रेन। प्री मॉनसून रेन को बोलते हैं मैंगो शॉवर्स। और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है फ्रेंड्स? ये हमें देखने को मिलती है केरला एंड कर्नाटका। मॉनसून से पहले के जो शॉवर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मैंगो शॉवर्स, और ये हेल्प करते हैं मैंगो की राइपनिंग में, इसलिए इसका नाम पड़ा है मैंगो शॉवर्स। ये हमें यूजुअली अप्रैल और मई के टाइम पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाय हरि सेन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ विच गुप्ता रूलर? देखिए बहुत ध्यान से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है जो हरि सेन ने कंपोज किया था, कि वो गुप्ता रूलर, किस गुप्ता रूलर के जो किंग थे जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा गया। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में कंपोज किया गया हरि सेन के द्वारा। समुद्रगुप्त जो थे गुप्ता रूलर थे। गुप्ता रूलर जो हम जानते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था 320 से 550 एडी के टाइम पे गुप्ता रूल था, जिसे ये गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। और अगर हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इन्हें टाइटल मिला था नेपोलियन ऑफ इंडिया का, कविराज का। इन्होंने 6 टाइप्स की गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। So the next question is, the tripartite struggle 9th century की was fought mainly for the control of। जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल थी वो किसके कंट्रोल के लिए लड़ी गई थी? देखिए ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को आपको मिलता है, फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो आंसर है कन्नौज। यहाँ पे कन्नौज है, और देखिए ये है, ये किस किस के बीच में हुआ था? पाल्स, गुर्जर प्रतिहारास एंड, ये पाल हैं, गुर्जर प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन, इनके बीच में ये स्ट्रगल देखने को मिली थी। अगर हम बात करें पाल्स की, इनके फाउंडर थे गोपाल। इनके फाउंडर कौन थे? गोपाला। और इसमें हम जो फेमस रूलर थे वो थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। अगर हम बात करें गुर्जर प्रतिहार की, इसमें फेमस आपको मिहिर भोज देखने को मिलते हैं। और राष्ट्रकूटास की बात करें डेक्कन में, तो इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद करना है दंती दुर्ग। और इसमें फेमस रूलर थे कृष्णा वन, जिन्होंने कैलाश टेम्पल, जो एलोरा केव्स में कैलाश टेम्पल है, ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था। तो इस एक क्वेश्चन से हमें देखिए कितनी सारी नॉलेज जानने को मिली है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इन विच ईयर डिड उधम सिंह असैसिनेट माइकल ओ डायर इन लंडन? लंदन में उधम सिंह ने किसको माइकल ओ डायर को किस ईयर में असैसिनेट किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1940। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एट्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। एट्थ शेड्यूल, देखिए शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारे शेड्यूल अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एट्थ शेड्यूल रिलेटेड है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया से। एंटी डिफेक्शन की बात करें तो ये होता है 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है, हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। ये 12 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। पंचायती राज में है 11th शेड्यूल, 12th है म्यूनसिपालिटीज़ के लिए। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की हम बात करें तो ये आता है 4th शेड्यूल में। तो ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो देखिए पहले जो हमारी लैंग्वेजेस थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 थी, और अभी कितनी हो गई हैं? ये अब हो गई हैं ये 22। इसमें अमेंडमेंट से और भी लैंग्वेज बीच में ऐड हुई, जैसे 21st अमेंडमेंट की हम बात करें। 21st अमेंडमेंट जब हुआ था 1967 में, तब ऐड की गई थी सिंधी लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज ऐड की गई थी? सिंधी। फिर 71st अमेंडमेंट हुआ, 71st अमेंडमेंट 1992 में, इसमें 3 लैंग्वेज ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और जब बात करते हैं जो रिसेंट में 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये लैंग्वेजेस ऐड की गई थी। तो हमें क्या क्या जानने को मिला इस क्वेश्चन में कि 8 शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। ठीक है, पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें देखने को मिली है लैंग्वेजेस में, 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। देन 71st अमेंडमेंट हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज ऐड की गई। और 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
India's rank in Human Development Index among the countries in 2025 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। देखिए यूएनडीपी रिपोर्ट लॉन्च करता है, यूएनडीपी एचडीआई इंडेक्स, ठीक है। और इसमें ये रैंकिंग देते हैं हर साल की कितनी रैंक रही है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। या तो आपसे रैंक 1 पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा इंडिया की रैंक क्या है, या फिर कौन उसे लॉन्च कर रहा है, या फिर हो सकता है उसमें कि पैरामीटर आपसे पूछा जाए कि किस पैरामीटर पे बेस्ड होती है ये इंडेक्स, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें हम जानेंगे। देखिए रैंक रही है इंडिया की 138, ठीक है। 130 रैंक रही है इंडिया की। रैंक 1 पे कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। रैंक 1 पे रहा है आइसलैंड। और जब बात होती है इस रिपोर्ट की, तो यूएनडीपी जो है 3 पैरामीटर्स देखता है इसमें। कितने पैरामीटर्स देखता है? 3। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ओके। सेकंड है एजुकेशन, और थर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पे निकाली जाती है। उसके बेसिस पे इंडेक्स बनता है, उसके बाद रैंकिंग आती है। तो रैंकिंग जो इंडिया की रही है 130, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक लर्न करना। आप कुछ और लर्न करें ना करें, इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2025 G20 समिट फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुई है, किस अफ्रीकन नेशन में हुई है, ठीक है। देखिए वी ऑल नो G20 की जब समिट इंडिया में हुई थी, तो अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया था, ठीक है। पहले G20 जो था, इसमें कितने नेशंस थे? इसमें 19 नेशंस थे प्लस यूरोपियन यूनियन था। लेकिन जब इंडिया में समिट हुई, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया। तो इस बार की जो समिट है G20 की, वो देखने को मिली है अफ्रीका के नेशन में। किस नेशन में देखने को मिली है? देखने को मिली है वो साउथ अफ्रीका में, ओके। थीम थी इसकी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और अगर हम अगले साल की बात करें, तो अगले साल होस्ट करने वाला है यूएसए। G20 के बारे में जानते हैं गाइस। ये बना था 1999 में। मैंने आपको मेंबर्स बता दिए, 19 मेंबर्स हैं इसमें। इंडिया भी इसका पार्ट है, प्लस यूरोपियन यूनियन, प्लस अफ्रीकन यूनियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए इसका होस्ट। और इस साल के कई अब तक के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपके CHSL के भी लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर एंड फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज। इसमें हमें सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी सॉइल एसिडिक होती है। देखिए ब्लैक सॉइल जो हम यूजुअली बात करते हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो इसका सही जवाब होगा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल होती है एसिडिक इन नेचर, और ये हाई रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंगल नरेटिव डिटेलिंग वन ऑफ द बुद्धाज फॉर्मर एग्जिस्टेंसेज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जो बुद्धा की फॉर्मर पिछले जन्म की कहानियाँ, तो किस नाम से जाना जाता है उसे? देखिए गाइज, इसका सही आंसर होता है जटका। जटका टेल्स होती हैं जो बुद्धा की फॉर्मर एग्जिस्टेंस के बारे में जो स्टोरीज हैं, उन्हें नरेट किया जाता है, वो जटका टेल्स हैं, ओके। त्रिपिटिका। त्रिपिटिका में हम बात करते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक विनय पिटिका, जो आपको क्वेश्चन आप कई बार देखने को मिलते हैं, सुत्ता पिटिका और अभिधम पिटिका। देखिए जैसे जब से एडिक्यूटी आया है, तो क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। उसमें आपसे अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, वो पूछ सकते हैं विनय पिटिका किस बारे में है। तो विनय पिटिका क्या है? रूल्स के बारे में है बुद्धा के। सुत्ता पिटिका बुद्धा की टीचिंग के बारे में है। सुत्ता पिटिका बुद्धा की टीचिंग के बारे में। और अभिधम पिटिका, अभिधम्मा, इसमें होती है फिलोसफिकल बातें। क्या बातें होती हैं इसमें? फिलोसफिकल। तो इस एक क्वेश्चन से हमें 4 चीज़ें जानने को मिल गई। पहले तो अगर उनके फॉर्मर एग्जिस्टेंस की बात होती है बुद्धा की, तो वो झटका टेल्स हैं। और त्रिपिटिका पिटाका की बात करें, तो उसमें विनय, सुत्ता और अभिधम्मा। विनय होता है उनके रूल्स के बारे में, सुत्ता पिटाका टीचिंग के बारे में है बुद्धा की, और अभिधम्मा पिटाका फिलोसफिकल बातें हैं उसमें। क्या बातें हैं? फिलोसफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्धन डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। वर्धन डायनेस्टी को किस और नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है इसका पुष्यभूति डायनेस्टी। देखिए वी ऑल नो पुष्यभूति जो थे, इसके फाउंडर थे वर्धन डायनेस्टी के। इसी में द ग्रेट रूलर थे हर्षवर्धन, जिनके बारे में आप सबने सुना होगा। वो पुष्यभूति डायनेस्टी के ही थे, जिनकी कैपिटल थी पहले थानेश्वर, और बाद में इन्होंने कन्नौज अपनी कैपिटल मूव की थी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है विच डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर्स आर्मी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के डिपार्टमेंट्स कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए ये। इसका हमारा आंसर हो जाएगा दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है उसे बोलते हैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिपार्टमेंट था दिल्ली सल्तनत का, वो था दीवाने अर्ज। और ये किसने बनाया था, बनवाया था? बलबन ने।
किसने? बलबन ने। हम और ऑप्शन से जानते, देखिए दीवाने रियासत जो था ये था मार्केट के लिए, ये दीवाने रियासत था मार्केट के लिए। ओके, दीवाने रिसालत था रिलीजियस और जो जुडिशियल चीज़ें थी उनके लिए, और दीवाने इंशा था रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। तो हमें चारों चीज़ें पता हो गई अच्छे से, तो एक क्वेश्चन से हमने चारों ऑप्शंस कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 43A? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए DPSP हमें अच्छे से याद होने चाहिए, 36 से 51 तक DPSP होते हैं टोटल, है ना। ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में, आयरलैंड से लिए गए हैं। ओके, तो अब पूछा गया हमसे 43A। करेक्ट आंसर है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। हम बात करें इसकी राइट टू एजुकेशन, ये आता है आर्टिकल 21A में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये आता है आर्टिकल 15(1). ये हमने बात कर लिया 43A, जिसमें वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात की गई है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। और लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये है आर्टिकल 43। ओके, तो ये आज आपको सारे DPSP खुद से रिवाइज करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड अ फाइनेंशियल कमेटी? कौन सी इनमें से एक फाइनेंशियल कमेटी है? ये करेक्ट आंसर इज एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी एक फाइनेंशियल कमेटी है गाइज, और ये लार्जेस्ट कमेटी है पार्लियामेंट की, लार्जेस्ट कमेटी। ओके, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सभी मेंबर्स लोकसभा के होते हैं इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें कोई भी मिनिस्टर जो है वो मेंबर नहीं होते। एस्टीमेट कमेटी में मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते। 1 ईयर का इनका टर्म होता है। कितना टर्म होता है? 1 ईयर का। और इनकी जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करते हैं लोकसभा के स्पीकर। ऑलराइट, तो ये हम चीज़ें जान चुके हैं। एस्टीमेट कमेटी ये फाइनेंशियल कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी है। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे ही मेंबर लोकसभा के होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और गाइस जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचें आंसर, और उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करके देखें आंसर। तो इससे आपको आइडिया होगा कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर पा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि जो भी आपको आंसर ठीक लग रहा है। तो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर SCs एंड वुमेन कम अंडर विच आर्टिकल? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत में किस आर्टिकल में आता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 243D। ये आर्टिकल है पंचायत की। अगर हम बात करें तो 243 से आर्टिकल होते हैं 243O तक। ऑलराइट, तो देखिए आप जैसे ए में ग्राम सभा के बारे में बात हो गई है, बी में कॉन्स्टिट्यूशन, सी में उनका कंपोजिशन, डी जो हमसे पूछा गया था रिजर्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ई टेन्योर इंपॉर्टेंट है, एफ से फेल से डिस्क्वालिफिकेशन याद रखिए आप। ओके, जी से पावर, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है आई से फाइनेंशियल, और के से इलेक्शन। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ऑलराइट, पंचायत की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 40 में आता है DPSP में, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 1992 में। ओके, और ये पार्ट 9 में आता है। आर्टिकल हमने याद कर लिया 243 से 243O तक। इसमें आपने पढ़े होंगे 3 टायर कमेटी थी, जो मतलब सजेशन आया था 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, देन 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई थी। तो 3 टायर में हम बात करते हैं विलेज, पहले विलेज देन ब्लॉक होता है, एंड उसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज में हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति हमें देखने को मिलती है, और डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद हमें देखने को मिलती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान इज अ फोक थिएटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यक्षगान की बात की गई है, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत SSC CHSL और SSC CGL में आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिल्म वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 25th आईफा अवार्ड्स इन 2025? 2025 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए करेक्ट आंसर इज लापता लेडीज़। देखिए ये जो है इनका पहले तो एडिशन हमें पता होना चाहिए, 25वां एडिशन था आईफा अवार्ड्स का। कहाँ पर ये हुए वो सिटी हमें पता होना चाहिए, तो कहाँ पे हुए हैं? ये जयपुर में हुए हैं आईफा अवार्ड्स। ऑलराइट, अगर हम एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो नीतांशी गोयल को मिला है फॉर लापता लेडीज़। और इसी को बेस्ट मूवी का बेस्ट पिक्चर अवार्ड भी लापता लेडीज़ को मिला है।
तो तीनों अवार्ड हमें पता चल गए, तीनों अवार्ड किसको मिले हैं, कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल एंड बेस्ट मूवी लापता लेडीज़। कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है और 25वां एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल स्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये और हमसे आर्टिकल पूछा गया है। ऑल राइट, तो देखिए आर्टिकल है 52 ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। 53 बात करता है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, और जैसे आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, उनके बारे में बात करता है। 74 की हम बात करें तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए जो एड और एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 75 की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम की बात करता है। तो एक क्वेश्चन से हमें इतनी सारी एडिशनल नॉलेज भी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का गवर्नर पूछा गया है गाइस, और ये इस बार का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हुआ है उसमें भी रिपीटेडली देखने को मिला है कई शिफ्ट्स में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं। तो अपॉइंटमेंट का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक क्वेश्चन जैसे आपको करंट में अवार्ड्स का मिलेगा, इसका मिल सकता है अपॉइंटमेंट्स का, और एडीक्यूटी में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से आपको करंट अफेयर्स करनी है। आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई कब बना था, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत एम्स हाउ मच न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047। 2047 तक हमने कितना एम किया है। तो देखिए हाल ही में जो हमारा बजट आया था इस साल का, तो उसमें विकसित भारत के लिए हमने एम बनाया था कितना, 100 गीगावाट का। तो देखिए अभी करंटली अगर हम बात करें तो करंट में हमारे पास 8.8 गीगावाट, ये 2025 का है, ठीक है। और हम क्या टारगेट रख रहे हैं 100 गीगावाट के लिए 2047 तक। ये हमारा विकसित भारत का टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, अच्छे से याद करना है 100 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल वेव समिट। देखिए होस्ट का क्वेश्चन, किसने होस्ट की थी वेव समिट 2025 की। करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई ने वेव समिट होस्ट की थी, ठीक है। जैसे हमने अच्छे से जाने बहुत सारी होस्ट इस बार G20 G7, कमेंट करके जल्दी से बताइए। हमने अभी वीडियो में पढ़ा है G7 का होस्ट और G20 का होस्ट कौन था इस साल का 2025 के लिए। वेव समिट का हमने यहाँ पे पढ़ लिया मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 2025 नेशनल गेम्स। तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मॉली। मॉली वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट जो नेशनल गेम्स का रहा है। अब इसके साथ हमें एडिशनल में क्या याद करना है, ये कौन सा एडिशन था, तो 38वां एडिशन था गाइज इस बार नेशनल गेम्स का। ये कहाँ पे हुए, तो ये हुए हैं उत्तराखंड में। कहाँ पे हुए हैं, उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। उसकी बात आती है कि सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं सर्विसेज ने। किसने जीते हैं, सर्विसेज ने। कितने मेडल्स जीते हैं, 121 मेडल्स जीते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र है। तो अच्छे से याद हो गया, 38 एडिशन था, उत्तराखंड में हुआ। ऑफिशियल मैस्कॉट मॉली था इसका, और 121 मेडल्स के साथ टॉप पर रहा सर्विसेज, सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र। और अगले साल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर का 39वां नेशनल गेम्स मेघालय में होगा 2026 का। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो गाइज हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू एज्यूम ऑफिस इज द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, पहली अफ्रीकन वुमेन है ये, पहली अफ्रीकन महिला। तो ये बनी है शर्ले बॉचवे। शर्ले बॉचवे पहली अफ्रीकन वुमेन बनी है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अच्छे से याद करना है, ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं इसे एग्जाम से पहले। एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, अप्रॉक्स 10-12 दिन हैं, तो आपको जितना भी आपने पढ़ा है अगर आप मॉक्स लगाते हैं तो आपका सारा रिवीजन हो जाता है। आप इंग्लिश के लिए भी अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो इंग्लिश की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वो मॉक देख सकते हैं। ये हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छी लगे या फिर कोई भी आपको कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट मॉक में।